बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति पर। जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि बारी आ गई है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। देखिए, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला अपना लीजिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट आने वाला है। 3 प्रश्न आएंगे, जो सबसे सही उत्तर देंगे सबसे कम समय में, जैसा कि आप जानते हैं, वो हॉट सीट पर पधारेंगे। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर बालों से बना होता है? Which of these is usually made of hair? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A पॉलिश, B जूते या बूट्स, C फाउंडेशन या D विग। पॉलिश, जूते, फाउंडेशन या विग। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी विग इज द राइट आंसर। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? नेहा रॉय जी का 1.83 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो नेहा रॉय जी हमारे लीडर बोर्ड पे एकदम प्रथम स्थान पर आ गए, नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रेम में कांच लगाकर इनमें से कौन सी वस्तु बनाई जाती है? Which of these objects are made by fitting lenses in a frame? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A पेन ड्राइव्स, B चश्मा या स्पेक्टिकल्स, C प्लास्टिक बॉटल्स और इज इट D स्टेपलर्स। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है B स्पेक्टिकल्स या चश्मा। चश्मे के फ्रेम में कांच लगाया जाता है। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया, ये रहे उनके नाम। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब रुचि जी का रहा, 1.19 सेकेंड्स। तो लीडर बोर्ड पे नेहा रॉय जी चल रही थी और एक और रुचि पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युद्ध में इनमें से क्या एक नौसैनिक वाहन है? Which of these is a naval vehicle of war? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A टैंक, B वैन, C विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर या D ट्रक। समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। आता है सी एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोत होता है। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। ओहो, केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज रुचि जी का 1.66 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे रुचि जी चल रही थी। जीत गए रुचि जी, 1 पॉइंट। Comfortable? All right. Well done. Big hand for Ruchi. ऐसा है देवी जी कि जो इस खेल के एंकर हैं वो इधर बैठते हैं, उधर घुस गई आप। हट जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको रुचि जी। बैठ गई बैठ गई बैठ गई। तो देवी से जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं रुचि जी, ये एक मीडिया एनालिस्ट हैं और ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रुचि जी। और हमें लगा कि शायद हमारी यहाँ उपस्थिति जो है वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि बैठते ही आप उधर घूम गई। सर, मेरे पैर आपके पैर जितने बड़े लिए, मैं इसको वापस घुमा नहीं पाई। नहीं, तो हम हैं ना आपके लिए। जैसे ही प्रश्न शुरू होंगे घुमा देंगे आपको। अच्छा रुचि जी, सबसे पहले
केवल आप रुचि हैं या इसके आगे भी कुछ है? पूरा नाम? सर मेरा पूरा नाम सिर्फ रुचि है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरनेम आपको एक कास्ट के ब्रैकेट में डाल देता है, तो एक आपका जो फर्स्ट नेम है वो अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैं अपनी आइडेंटिटी रखती हूँ, मेरे हस्बैंड अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, तो बचपन से सिर्फ रुचि और आज भी सिर्फ रुचि के नाम से मैं यहाँ पे हूँ। कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हाँ जी, हैं सर। और आपका स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? लक्ष्य खुराना। लक्ष्य खुराना जी, प्रणाम नमस्ते आपको। सर। तालियों के साथ इनका स्वागत। रुचि जी, बहुत से कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं और अपनी भावनाओं को वो प्रकट करते हैं। आपने वो बात कह दी जो हम कई बार कहते आए हैं इसी कार्यक्रम में, लेकिन मुझे जो अच्छी बात लग रही है वो ये कि जितनी भी महिलाएं यहाँ आती हैं उनके मन में जो उनकी सोच होती है उसे वो व्यक्त करने में डरती नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ आकर के कह रहे हैं कि हम अपना सरनेम नहीं, हम मिसेस रुचि के नाम से जाने जाएं। हमारे पिताश्री ने भी जो आपने कहा वो कई साल पहले उन्होंने माना, क्योंकि उनको भी ये जाति पाति के बंधनों में पढ़ना नहीं आता था। Yes. और जो उनका उपनाम था एक कवि के नाम पर, वो उपनाम बन गया। तो बच्चन जो है वो उनका कवि नाम है। Okay. और जब हम स्कूल में दाखिल होने के लिए हमको ले गए माँ बाबूजी, और टीचर ने पूछा कि इनका सरनेम क्या है, उसी समय उन्होंने निर्णय किया कि जो सरनेम होगा वो बच्चन होगा। तो सबसे पहला जो एक समझ लीजिए उदाहरण बन गया मैं। और बाबूजी ने कभी भी इस बात पर नहीं किया कि जात पात के बंधन होने चाहिए। उन्होंने स्वयं विवाह एक सिख परिवार से, एक सरदारनी से किया। जब मेरा ब्याह हुआ बंगाल के साथ, जया के साथ, उनको अच्छा लगा। हम आपको बताएं, देखिए हमारे भाई साहब का ब्याह एक सिंधी से हुआ है। अच्छा। हमारी बेटी का ब्याह एक पंजाबन से हुआ है। आगे क्या होने वाला हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बाबूजी, नहीं सही कह रहा हूँ मैं, ये बाबूजी चाहते थे कि जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं हैं उनको अलग अलग प्रांतों से ब्याह करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। ऑलराइट रुचि जी, मान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। केवल आपका ध्यान हम जो 3 लाइफलाइन्स है उस पर लगाना चाहेंगे। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कभी भी आपको संदेह हो किसी प्रश्न का उत्तर देने में इनका उपयोग कीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट रुचि जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। अब आएगा पहला प्रश्न, 1000 रुपए। रुचि जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करती है? किस खेत की डैश हो? ओके सर। Which of these vegetables completes this हिंदी फ्रेज? किस खेत की डैश हो? ऑप्शन सुनिए। ये जो है ये इमेज प्रश्न है, तो आपके ऑप्शंस जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। देख लिया? यस सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? हाँ जी। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये है क्या, ये भी बता दीजिए। किस खेत की मूली हो? किस खेत की मूली है आप? क्या बात बताया आपको रुचि जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये आ गया 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फर्नीचर का नाम गुणन संख्याओं की एक सूची का भी नाम है, जिसे अक्सर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है? What common piece of furniture shares its name with a list of multiplication numbers often taught to children in school? A. Chair, B. Table, C. Cupboard, D. Sofa. So these fair shares named with multiplication numbers often. Sir, please lock B. Table. B. Table पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया आपने। हिंदी में पहाड़े बोलते हैं और अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। पहाड़ों जैसे ही लगते हैं याद करने में। अरे मैं बता नहीं सकता हूँ, ये याद नहीं होता है।
बचपन से हमको बोला जाता था चपत मार मार के सीखो इसको, लेकिन जो जीरो वाले होते हैं ना वो बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं, बाकी सब जो है मुश्किल हो जाते हैं, कि नहीं? सही कह रहा हूँ कि नहीं? तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक फुटबॉल मैच में इनमें से कौन अपनी टीम के गोल पोस्ट के सबसे निकट खड़ा होता है? इन अ फुटबॉल मैच, हु अमंग दीज नॉर्मली स्टैंड्स क्लोजेस्ट टू देयर टीम्स गोल पोस्ट? ए गोलकीपर, बी डिफेंडर, सी स्ट्राइकर और इज इट डी फॉरवर्ड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए गोलकीपर। ए गोलकीपर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया है आपका। 3,000 रुपए जीत गई आप। फुटबॉल वगैरह देखती है कि नहीं आप? सर कम देखती हूँ। कम देखती हैं। हाँ। पतिदेव देखते होंगे फुटबॉल? वो भी नहीं देखते हैं? नहीं सर। यानी आप फुटबॉल नहीं देखती हैं और आप भी फुटबॉल नहीं देखते हैं। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप देखना शुरू कर देंगे तो। अब देखेंगे सर। अब देखेंगे ना। गोलकीपर का कर्तव्य गोल की रक्षा करना होता है, इसलिए वो उसके सबसे निकट खड़े होते हैं और बहुत ही मुश्किल काम होता है ये। ओके, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रुचि जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। वीडियो क्लिप में दिख रहा गाना किस फिल्म के सीक्वल से है? Which film sequel is the song in this video clip from? Can we see the video, please? देख लिया? यस सर। तो वीडियो क्लिप में दिख रहा गाना किस फिल्म के सीक्वल से है? ऑप्शन सुनिए। ए धड़कन, बी सपूत, सी हेरा फेरी या डी वेलकम? सर प्लीज लॉक सी हेरा फेरी। सी पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप एकदम 5,000 रुपए। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई फिर थी हेरा फेरी। और फिर हेरा फेरी का है ये। अच्छा, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, फिल्में वगैरह देखने जाती हैं कि नहीं आप लोग? हाँ सर, जाते बहुत हैं? पसंद है फिल्में देखना। मैं बहुत फिल्मी भी हूँ। मेरे पति को ऐसा लगता है मैं बहुत फिल्मी हूँ। मतलब फिल्मी का मतलब क्या होता है? फिल्मी मतलब आप कोई पिक्चर देखते हो, आपके ऊपर उस चीज़ का बहुत दिन तक असर रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई गाना चल रहा होता है, वीडियो चल रहा होता है, मैं बिल्कुल सेम एक्टिंग करने लगती हूँ। और फिल्मों में जैसा होता है मुझे लगता है घर में भी कर ले एक दो बार। इसीलिए तो हम फिल्म बनाते हैं कि आप ये सब करती ना है। अरे क्या बात है कि नहीं? इससे बड़ा प्रचार हो नहीं सकता हमारी फिल्मों का। ऑलराइट, अब आ गया है खेल यहाँ का। आने से सर 2 दिन पहले ही आपकी पिक्चर का गाना, अभिमान पिक्चर का गाना आ रहा था। मैं और मेरे पति हम दोनों बहुत अच्छे से उस पर डांस कर रहे थे। आपकी पिक्चर का गाना है अब तो है तुमसे हाँ जी, हाँ जी। हर खुशी अपनी। तो मुझे पिक्चरें बहुत रिलेटेबल लगती है अपनी लाइफ से। पर वो जो गाना था वो नाचने लायक नहीं था मैडम। सर कुछ सर? भी हो सकता है, रोने के गाने पे भी नचा सकती है। कोई रोने। स्लो डांस सर, स्लो डांस। स्लो डांस। हाँ। साथ साथ अब रोती भी रहती हैं? नहीं। ऑलराइट रुचि जी, हाँ जी। फिल्मों को छोड़ दीजिए, 5वें प्रश्न पर आ जाइए। ये आ रहा है 10,000 रुपए का। रेडी? हाँ जी। 5वां प्रश्न, 5th क्वेश्चन, 10,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से इनमें से किस त्योहार में महिलाएं मुख्य रूप से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स डू women traditionally play to goddess पार्वती एंड लॉर्ड शिव? ऑप्शन सुनिए। ए ओणम, बी दशहरा, सी लोहड़ी या डी तीज? सर प्लीज लॉक डी तीज। डी तीज पे ताला लगा दें? हाँ जी सर। लगाइए कंप्यूटर जी, डी पे बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तीज का त्योहार वर्षा के मौसम में मनाया जाता है, जब चारों ओर हरियाली का आगमन होता है। तीज जो है वो आमतौर पर उत्तर भारत से संबंधित होता है। क्या आपने ये पतिदेव से सीखा है
या मैं बिहार से हूँ। हमारे यहाँ पे पति के लिए तीज का व्रत किया जाता है। बिल्कुल और सही ये कहा आपने। पंजाब से हैं जहाँ पे पति के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, जैसे शादी से पहले हम लोग बात करते थे, हमारे एक बड़े भैया भाभी भी हैं हमारे साथ परिवार में, तो वो दोनों व्रत रखते हैं करवा चौथ का। तो हम दोनों ऐसे कहते थे कि दोनों को क्यों रखना, एक ही को रखते हैं, एक ही रखना चाहिए। मैं भूखी हूँ तो आप क्यों भूखे रहोगे। हम लोग मतलब उसको उतना नहीं समझ पाते थे। अभी मेरी जुलाई में ही शादी हुई सर, फिर उसके बाद अभी करवा चौथ गया है, तो हमारा ऐसे हुआ कि मेरे को तो रखना ही था क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ था। मैं तो उत्साहित थी। फिर सुबह सुबह करवा चौथ के हम नीचे गए, मैंने इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए बोला। मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं। ये बोले नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। वो भी व्रत रख हाँ, रहे हैं। अरे तो मुझे क्या बात पता है चला भाई कि ये भी व्रत रख रहे हैं। साहब। Well done। तो सर, ऐसा होता है कि जब दो लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ता है, तो अगर आप उसको मन से अपनाते हो तो आप दो लोगों के कल्चर को भी मन से अपनाते हो। बहुत अच्छी बात कही आप, वाह। और आपको हम बधाई देते हैं भाई साहब। थैंक यू सर। शुरुआत में हम भी रखा करते थे, फिर छोड़ दिया। सर ऐसे मत बोलो। ये शायद ना सब जिनकी भी नई नई शादी होती है ना, कोई भी स्टोरी डिस्कस करने पे सीधे यही रिप्लाई, शुरुआत में सब रखते हैं, शुरू शुरू में सबका होता है। डर लगता है हम दोनों को ये सोच नहीं नहीं के। नहीं, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। एक बार उन्होंने प्रण कर लिया है तो अवश्य करते रहेंगे। थैंक यू सर। पहला पड़ाव पार हो गया आपका रुचि जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिकैथलॉन के खेल, प्रतिस्पर्धा और ज्यामितीय आकार डेकागॉन के बीच कौन सी संख्या समान है? What number connects the sporting event decathlon and the geometric shape decagon? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A 6, B 8, C 10 और इज D 12? सर 6, 8, 10 या 12? सर प्लीज लॉक C10। C 10 यानी कि 10 पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आप। Well done। डेका का अर्थ होता है 10, इसलिए एक डेकाथॉन या डेकागॉन ऐसी ज्योमेट्रिक आकृति है जिसमें 10 भुजाएं होती हैं। और डिकैथलॉन एक स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें प्रतियोगी 10 अलग अलग प्रतियोगिताओं में वो भाग लेते हैं। बड़ा ही कठिन होता है ये। अब आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। और अब आपके सामने आने वाला है, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या भारतीय सशस्त्र बलों के अनुसंधान और विकास के लिए काम करने वाली एक एजेंसी का नाम है? Which of the following is the name of an agency working on the research and development needs of the Indian Armed Forces? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A DRDO, B ISRO या इसरो बोलते हैं कई बार, C UPSC या D ICAR? सर प्लीज लॉक A DRDO। A DRDO संतुष्ट होकर के बोल रहे हैं, ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का गठन जो है 1958 में 10 प्रयोगशालाओं वाले एक छोटे संगठन के रूप में किया गया था। ये DRDO डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO ने अग्नि और पृथ्वी सीरीज की मिसाइलों, हल्के लड़ाकू विमान, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आदि का ये निर्माण किया है। आपका जब परिचय दे रहे थे रुचि जी, तो हमने देखा कि आप एक मीडिया एनालिस्ट हैं। यस सर। ये कौन होता है, क्या होता है, क्या काम करती हैं आप? मीडिया एनालिस्ट स्पेसिफिकली मीडिया के लिए होता है। आपके किसी भी चीज़ की, जैसे मैं कंपनी के लिए काम करती हूँ, तो मेरी कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में क्या रिव्यू रखते हैं, कौन उसके बारे में पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट की क्या कमियां हैं, खामियां हैं, ये सब मीडिया से सर्च आउट करके, रीड करके थ्रू न्यूज़पेपर्स, ब्रॉडकास्ट एंड ऑल हम लोग कंपनी को देते हैं।
और उसी के आधार पर जो है हाँ जी सर। उनकी सेल्स, उनकी हाँ, मार्केटिंग एग्जैक्टली। और जो पदार्थ वो बनाते भी हैं उस पर उसके निर्भर होता basis पे होगा। कंपनी ये तो का बहुत ही production- आवश्यक एक काम है। हाँ सर, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं, प्रोडक्टिव वर्क है सर ये कंपनी के लिए। अगर मैं अपने फील्ड को थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊं तो मैंने, जैसे मेरा नेचर ही है मीडिया एनालिस्ट का, तो मैं खुद को केबीसी की मीडिया एनालिसिस करने से रोक नहीं पाई। तो ओह। मैंने केबीसी की क्या एक है, लोगों के बीच में केबीसी के बारे में क्या है, किस तरीके से केबीसी का जो शो है वो लोगों के डीएनए में बसा हुआ है, लोग उसको पसंद करते हैं, या जो भी मीडिया में मैं कुछ शॉर्ट टाइम में इकट्ठा कर पाई वो मैं आपके लिए लाई हूँ ओह, केबीसी really? के शो की मीडिया एनालिसिस। तो सर मैं चाहूँगी कि दिखाई जाए वो। ओह, कैन वी सी दैट नाउ प्लीज? सर ये जैसे कि आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सर केबीसी जो है ना वो इकलौता ऐसा शो है जो किसी एज ग्रुप के बंधन में नहीं बंधा कि सिर्फ छोटे लोग देखते हैं या फिर यंगस्टर देख रहे हैं या टीनेजर देख रहे हैं। सर एक छोटा सा बच्चा है, इसके फादर ये दिखा रहे हैं कि सर देखो केबीसी का सबसे यंगेस्ट फैन, प्ले अलोंग, जबकि इसको अभी प्ले स्कूल में खेलना चाहिए तो ये प्ले अलोंग खेल रहा है सर। अब ये अभी से खेल रहा है सर, बाद में क्या होगा। ये सर दूसरी फोटो है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी दादी के उम्र की है जी, और जी, जी। इस एज में भी ये केबीसी को देख रही हैं, जिस एज में भी उनका इंटरेस्ट बना हुआ है इस शो को इतना नहीं, कनेक्ट करती हैं। जो थोड़ी सी हाँ, इस पे भावुक जो बात है वो ये है कि वो 81 वर्ष की हैं हाँ सर, और और उनको उनको डिमेंशिया है, तब भी वो लेकिन शो से उसके बावजूद भी वो केबीसी देखती हैं क्योंकि उस समय उनका डिमेंशिया जो है वो Yes, कम हो sir. जाता है। और इसकी वजह से वो बहुत हैप्पी रहती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं घर में। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो सर ये भी केबीसी के लिए कितना फ्रूटफुल है। तो ये सब आप वो होम यस सर, और भी है सर, जैसे सर इस शो का जो बेसिक चीज़ है वो ज्ञान है, वैसे ही आप इस शो की जान है। और उसका मीडिया में इफेक्ट देखिए सर कि लोग अपने बर्थडे पे अपना केक नहीं काट कर करोड़पति का केक काट रहे हैं। किस कदर लोग आपको प्यार करते हैं। अच्छा अब शांत हो जाइए। ये प्रश्न पूछकर हमने बहुत बड़ी गलती की, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। समझ गए कि मीडिया एनालिस्ट क्या होता है, हैं? एक लीजिए। अच्छा सर- यहाँ जो हम बनते हैं वो तो छाप देते हैं वो सर लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने निकाली थी। केबीसी फैमिलीज को भी कनेक्ट कर रहा है। ये एक स्टोरी है सर जो एक सन ने अपने फादर के लिए ट्वीट किया है। जी अभिषेक आए थे यहाँ पर। आप जब शो पे आपका बर्थडे का एपिसोड शूट हुआ था उसको बहुत लोगों ने पसंद किया था और उस एपिसोड ने बहुत सारी फैमिलीज को 9 बजे टीवी पे ला के एक साथ बिठा के कनेक्ट किया सर। एक बच्चे ने लिखा है कि मैंने अपने पापा की आंखों में इमोशंस देखे जब वो केबीसी का आपका बर्थडे सीक्वल देख रहे थे। ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे पहले कि हमारी आंखों में आंसू आ जाए, अगला प्रश्न रखता हूँ आपके सामने। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने और इसका मूल्य है 80,000 रुपये। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंग्लिश चैनल एक जल निकाय है जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को किस देश के उत्तरी तट से अलग करता है? Which country's northern coast is separated from the southern coast of England by the English Channel? Option सुनिए। A. Portugal, B. Spain, C. Italy, or is it D. France? सर मुझे इसके बारे में पुर्तगाल, स्पेन, इटली या फ्रांस? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं लाइफलाइन शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगी। मैं ऑडियंस पोल लूँगी सर। ऑडियंस पोल, ओके। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को और आपकी बारी आ गई और वोटिंग मीटर हाथ में। इंग्लिश चैनल एक जल निकाय है जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को
किस देश के उत्तरी तट से अलग करता है? ए पोर्चुगल, बी स्पेन, सी इटली, डी फ्रांस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी फ्रांस। फ्रांस को दिया गया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 48%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी, डी फ्रांस को लॉक किया जाए। डी फ्रांस पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done, audience. थैंक यू। इंग्लैंड के दक्षिण में फ्रांस है और उन्हें अलग करता है इंग्लिश चैनल। इसे फ्रांस में ला मैंश कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आस्तीय या स्लीव। ओके। और अभी उस स्लीव के बीच में एक और स्लीव आ गई है, आपको मालूम होगा, जिसका नाम है चैनल। चलो। मालूम है इसके बारे में? नहीं सर। एक Geography। टनल बना है जो इंग्लैंड से लेकर के फ्रांस तक समुद्र के नीचे से जाता है। ओके सर। पानी में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपको बताएं अच्छी सी बात, आप गाड़ी चलाते हुए जाइए, एक जगह बनी हुई है जहाँ पर से वो चैनल जो है उसका नाम रखा है, वहाँ से शुरुआत होती है उसकी। गाड़ी चली जाती है उसके अंदर। अच्छा। गाड़ी तो क्या, ट्रेन भी चली जाती है अंदर। नाइस। और ट्रेन में आप बैठे रहिए अपने कंपार्टमेंट में, ऐसा लगेगा कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन जा रहा है वो समुद्र के नीचे। और उधर निकलती है आपकी गाड़ी, वहाँ पेरिस की सड़क पे आप निकल जाती है एकदम। चैनल याद रखिएगा। ओके देवी जी, आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से शहर में भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला जैसे संस्थान हैं? Which city is home to institutions like the Indian Institute of Science, IISC, an Indian Institute of Management, IIM, and the National Aerospace Laboratories? ऑप्शन सुनिए। ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी न्यू दिल्ली, और इज इट डी मुंबई? सर प्लीज लॉक बी बेंगलुरु। श्योर? यस सर। ताला लगा दें? हाँ जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल डन, वेल प्लेड रुचि जी। थैंक यू सर। थोड़ा मुश्किल था प्रश्न, जीत गई आप। तो बेंगलुरु जो है, ये हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं कि वास्तव में एक ये एजुकेशनल हब है, हब है। क्योंकि यहाँ कुछ सबसे प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जमशेदजी टाटा की सोच का परिणाम था। और इस पहल के लिए मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वोडियार, उन्होंने ये कि फोर्थ ने 370 एकड़ से अधिक भूमि जो है वो दान में दी थी, ताकि ये इंस्टीट्यूट बन सके। ऑलराइट। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे मीडिया एनालिस्ट के बारे में, तो आपने हमको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई। हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि इनके पास भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। दिखाई जाए तस्वीरें। थैंक यू। ऋषि जी, आपने अपने बचपन के मित्र से ब्याह किया है। यस और जितनी भी तस्वीरें ये अभी देखी तब की हैं जब ये छोटे बचपन में एक साथ पढ़ा करती थी, और आज आपका ब्याह हो गया। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अच्छा ऋषि जी, इससे पहले कि अगला प्रश्न रखें आपके सामने, एक छोटा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। जी सर। क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होता है जब आप किसी अपने बचपन के मित्र के साथ ब्याह कर लेती हैं? सर पहले मैं डिसएडवांटेज बताऊंगी। अच्छा। पहला डिसएडवांटेज ये है सर कि हम दोनों का फ्रेंड सर्कल कॉमन है, तो ये मुझे ऐसे नहीं कह सकते शादी के बाद चलो तुम्हें अपने दोस्त से मिला के लाता हूँ।
क्योंकि वो मेरा भी दोस्त है। ओके और क्योंकि सर हम सेम शहर के हैं, तो ऐसा होता था शुरू शुरू में कि अब लंबी छुट्टियां लेके हर बार तो घूमने नहीं जा सकते। अब ये मुझे ऐसे कहते हैं, अब तू इसी शहर की है, अब कहाँ ले जाऊँ। ये भी नहीं बोल सकता कि यहाँ पे ये फेमस है, यहाँ पे ये फेमस है, क्योंकि वो तो तुझे भी पता होगा। तो सर ये एक डिसएडवांटेज है कि घूमने की प्लेसेस कॉमन होती है, घूम चुके होते हैं, तो वहाँ नहीं जा सकते। ओके दोस्तों में सब ये एक डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी है कि मैं इनके सारे दोस्तों को जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं। तो ऐसा कोई सीक्रेट भी छुपा हुआ नहीं होता जो शादी के बाद अच्छा, जानने में संभावना मजा आए। होती है सीक्रेट की। सर ऐसा होता है ना, मैंने अरेंज मैरिज स्टोरीज में सुना है, जो लोग करते हैं कि शादी के बाद पतियों की पोल खुलती है। ओ, सब लोग शांत बैठे हैं। एक दुखती नब्ज पर आपने उंगली रख दी है। ओके, अब एडवांटेजेस बताइए। सर आपको अपने दोस्त से शादी करने के बाद बहुत मैच्योर बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। वो आपको पहले से जानता है, उसको आपकी कमियां पता है, उसको खामियां पता है, तो आपको कुछ भी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना शादी के बाद आपको ये बदलना पड़ता है, आपको समझदार बनना पड़ता है, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब चीज़ों से आप दूर हो जाते हो। शादी सिर्फ एक जीवन है, जियो मस्त। बहुत चुलबुल है आप, और इस चुलबुलता में भी बहुत सारे अच्छे आधार हैं। आपकी इसी तरह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बने रहें आपके वैवाहिक जीवन में। रुचि जी, आ जाते हैं आप खेल की ओर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बरहम सालिह की जगह लेते हुए अब्दुल लतीफ रशीद 2022 में किस देश के राष्ट्रपति बने? अब्दुल लतीफ रशीद succeeded Barham Saleh as the president of which country in the year 2022? और आपके ऑप्शंस ये रहे: ए इराक, बी जॉर्डन, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इज इट डी बहरीन? इराक, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात या बहरीन? अब्दुल लतीफ रशीद, इराक, यूएई तो सर नहीं हो सकता, बहरीन, जॉर्डन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, दो बची हुई, कौन सी लेंगे आप? सर मैं 50-50 लूंगी। 50-50, ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, दो जो विकल्प हैं वो हटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर प्लीज लॉक ए इराक। ए इराक कह रही हैं, ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि यूएई में प्रेसिडेंट नहीं है। सर है, बट शायद वो सलमान करके उनका कुछ नाम है, मैंने ऐसा पढ़ा है। यूएई का नाम मैंने सुना हुआ है, उनके जो वो हैं। सही जवाब हो गया आपका, 3,20,000। Well done. अब्दुल लतीफ रशीद ये इराक के 9वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और बहुत बहुत उम्दा उत्तर दिया है आपने। 3,20,000 रुपए चेक आ गया आपके नाम। बिग हैंड फॉर रुचि। 3,20,000 रुपए का चेक रुचि जी। वेल प्लेड। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको रुचि जी।
अब यहाँ से रुचि जी मैं आपको बता दूं कि प्रश्न जो हैं वो बहुत कठिन होते जाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ें आपको समझा दें कि ये जो डीजे बाबू हैं ये अब शांत हो जाएंगे। थैंक गॉड। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय जितना समय आप चाहें लगा सकती हैं। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है तिलस्मी तिजोरी। और एक और चीज़ हो जाती है कि 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का एक पड़ाव भी और खुल जाता है। इसका नाम है धन अमृत पड़ाव। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। रेडी? 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता स्वांटे पाबो के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? Which of the following is not true for the 2022 Nobel laureate Svante Pabo? A. His father also won a Nobel. B. One for physiology or medicine. C. He is Swedish. D. His mother also won a Nobel. उनके पिता ने भी नोबेल जीता था. B. शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में जीता है. C. वो स्वीडिश हैं. या D. उनकी मां ने भी नोबेल जीता था. सर ऑप्शन बी तो सही है, इन्होंने मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जीता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद ये स्वीडिश ही हैं। अब इनकी मदर ने जीता है या फादर ने जीता है ये श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। फादर, स्वांते पाबो फादर। किसी फीमेल का जिक्र तो मैंने सुना है इनके नोबेल प्राइज़ को लेकर। फादर को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि फादर होना चाहिए, जो सही ना हो। बट स्टिल मेडिसिन में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है फीमेल में? सर क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगी। आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। लॉक करने से यस सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित किया जाए। ऋषि जी आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो नाम। भृगुनाथ तिवारी हैं, तुषार खुराना है और निश्चय पाठक। सर मैं निश्चय पाठक को कॉल लगाना चाहूँगी। निश्चय पाठक जी को कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके भाई है। आपके भाई हैं? ओह ओके। कजन ब्रदर है। निश्चय जी प्रणाम करता हूँ आपको। सर प्रणाम सर, प्रणाम सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर प्रणाम प्रणाम। आपकी बहन जो है वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। वाह 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 वाह। रुचि। वाह और वाह वाह। हाँ, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं तो जी उन्होंने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की है आपके लिए। जी। अब वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, आपको बताना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर क्या है। जी। अगली आवाज जो है वो रुचि जी की है। रुचि आर यू रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाबू इनमें से स्वांते पाबो जो अभी मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है उनके बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है कि उनके फादर को भी नोबेल प्राइज मिला है। ऑप्शन बी है कि उनको मेडिसिन के लिए मिला है। सी है कि वो स्वीडिश हैं और डी है कि उनकी मम्मी को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या सही नहीं है? ये तो सही है कि उनको मेडिसिन में मिला है। अब बाकी 3 ऑप्शन है कि वो स्वीडिश हैं, उनकी माँ को मिला हुआ है, उनके पापा को मिला हुआ है। इन तीनों में से क्या सही नहीं है? नो आइडिया दीदी, सॉरी। ओके कोई बात नहीं। हाँ फंस गए सर।
जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पाब्बो सरनेम की कोई फीमेल को मेडिसिन में सर खेलना तो है ही, तो मैं जाऊंगी ऑप्शन डी के साथ। ए, उनकी मदर को नोबेल पुरस्कार मिला है। डी ताला लगा जाए। यस सर। डी हिज मदर ऑल्सो वन अ नोबेल, ताला लगाया जाए। आपने कहीं पढ़ा था कि हाँ सर। पाब्बो नाम से पुरुष का नाम आपने सुना है कि? हाँ मतलब फीमेल का तो मैंने सर इतना नहीं सुना। कहाँ सुना था आपने ये कि पुरुष का नाम है? सर एक्चुअली जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने गो थ्रू किया था अभी किस किस को मिला है। आई एम नॉट श्योर स्टिल, क्योंकि ये लिस्ट था, मुझे खेलना था, तो मेरे हिसाब से मैंने कोई फीमेल पैब्लो सरनेम की नहीं। आपने कहीं फीमेल पैब्लो नाम नहीं सुना था? आपने जो नहीं सुना था वो सही निकला है। वेल प्लेड ऋषि जी। स्वांति पाब्बो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे स्वीडन से आते हैं और उनके पिता सूना बर्गस्ट्रॉम ने भी 1982 में मेडिसिन में नोबेल जीता था। ऑलराइट, और अब चलते हैं आगे। ध्यान रहे कि कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1601 में सर जेम्स लैंकेस्टर ने जावा द्वीप जाने वाले किस नए बने संगठन के प्रथम जहाजी बेड़े का नेतृत्व किया था? In 1601, Sir James Lancaster led the first fleet of which newly formed organization to Java? Option सुनिए। A, British Museum, B, Royal Geographical Society, C, Royal Mint, या D, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश संग्रहालय, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, सी रॉयल मिंट, डी ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास? सही उत्तर देंगे 12,50। गलत अब नीचे ले आएंगे आपको 3,20 पर। किसी समय आप क्विट भी कर सकती हैं। Sir James Lancaster led the first fleet of which newly formed organization to Java? British Museum, Royal Geographical Society, Royal Mint, East India Company. Royal Mint. सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं गेम को क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगे? हाँ जी सर। नहीं आलम, ओके। नहीं सर। अनुमति देते हैं आपको रुचि जी कि आप गेम क्विट कर सकें। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये 6,40,000 रुपए जीत गई। और रुचि जी ये 6,40,000 रुपए ऐप द्वारा आपकी जो जीती हुई धनराशि आपको डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। आपका नाम आ गया रुचि, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। पैसे भर दिए, कंफर्म किया और ये पैसे पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट रुचि जी, जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं गेस करूंगी
तो आई विल गो विद बी, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। ऑलराइट, बी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1601 में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने बाद में भारत पर राज किया था, यस सर। शुरुआत में केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ये आई थी। पहला व्यापारिक पोस्ट दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला उत्पादक द्वीपों में स्थापित किया गया था। यूरोपीय लोगों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व में सब कुछ इंडीज था। तो जेम्स लैंकास्टर ने हेक्टर, सूजन, असेंशन और रेड ड्रैगन नामक जहाजों का नेतृत्व किया था। ऑलराइट, आपके जाते ही हुटर भी बच गया। ऑलराइट, तो देवी संजो, आज का समय यहीं समाप्त होता है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब टायर में हवा बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उस टायर के फटने का डर होता है, और जब टायर में हवा बहुत कम होती है तो उसके पंक्चर होने का या ख़राब होने का डर हमेशा रहता है। एक टायर रास्ते पे तभी सरपट भागता है जब उसमें हवा न ज़्यादा हो न कम हो, बल्कि पर्याप्त हो। देवियों सज्जनों, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हमारा आत्मविश्वास भी उस हवा की तरह है। जब आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है तो हम में गुरूर का घमंड आ जाता है, और जब आत्मविश्वास बहुत कम होता है तो हमारे मन में संकोच या आत्मसंदेह पैदा हो जाता है। तो अपने अंदर आत्मविश्वास को न ज़्यादा न कम बल्कि पर्याप्त रखा जाए, फिर देखिए कैसे सफलता के रास्ते पे आपकी गाड़ी सरपट नहीं भागती। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे कल आपसे। कल होंगे हमारे साथ हमारे 10 नए खिलाड़ियों में से कोई एक। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।